अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक My यू सो pleasure, मच। Asu. Thank you so much. सर 3-4 न्यूज़ हैं आज। एक तो सबसे बड़ी तो ये कि वो मैच जीत गया है भारत T20 का। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बहुत हंगामा था, बहुत लोग जो है वो ज़ाहिर है मैच देख रहे थे। आप भी यकीनन वहीं होंगे। उसके अलावा एससीओ की मीटिंग जो है या समिट जो है उसमें डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं। G20 के लिए कोई थ्रेट है उस पर भी बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने अफगानिस्तान के बारे में कहा, लेकिन उसमें खास चीज ये कि अमेरिका से हथियार मांगे जा रहे हैं। अमेरिका से कहा जा रहा है कि जी आप हमें कोई सस्ते वाले हथियार दे दें ताकि हम ये ऑपरेशन कर सके। तो उस पर हम लोग सुबह से हंस रहे हैं। उसकी मैंने दर हकीकत ख्वाजा साहब की बात के बारे में मैंने आपको पिछले सेगमेंट में या कई सेगमेंट में मैं कह चुका हूं कि वो मुनीर अकरम साहब जो यहाँ पे न्यूयॉर्क में उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी मिन्नतें की हैं, यूनाइटेड नेशंस की, दर हकीकत अमेरिका की भी। और खासकर वो हथियार नहीं मांगते, वो पैसे मांगते। हथियार वो कहेंगे हथियार तो आप पैसे दे दें, हथियार हम खुद बना लेंगे। वो दर हकीकत हमें जब डॉलर आते थे अफगानिस्तान साइड से, जब रशिया वहां पे था, तो वो भूल नहीं पा रहे। हम चाहते हैं किसी न किसी तरीके से जितने डॉलर और पाउंड जो है वो इन वेस्टर्न कंट्रीज से निकाल लिए जाएं, डरा के धमका के। तो दर हकीकत वो असले की कोई बात नहीं, जंगें असलों से नहीं होती। पठान भाईजान के पास उधर टैंक नहीं है, उनके पास F-16 नहीं है, वो इनके पास है। ये असला नहीं मांगते, पैसे मांगते हैं दर हकीकत। तो चले, दर हकीकत पैसों की बात है, क्योंकि जितना जो फ्रॉड है, धोखा है, वो डॉलरों और पाउंडों में होता है, और वो उसी पे जोर है उसका। लेकिन लेकिन सर हमने आज इलेक्शंस को भी कवर करना है, जो अमेरिकन इलेक्शन है। अमेरिकन इलेक्शन जो खासकर डिबेट है, उस पर बहुत तूफान है अमेरिका के अंदर इस वक्त। उसको मैं अल्टीमेटली, मेरा ब्रेड एंड बटर है वो। मैं हर वक्त पॉलिटिकल साइंस और सियासत के पीछे रहता हूं। मैं उस पर बड़ी एक मुफस्सल तफसील के साथ सारी करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं भारत को मुबारकबाद दूंगा। इलेक्शन अपना इलेक्शन ही था ऑलमोस्ट कि वो मैच जीत गए आज। मैं टीवी के साथ खुद लगा हुआ था। बारबेडोस के अंदर वो मैच था। बहुत खूबसूरत वो जगह है। बारबेडोस शहर है कैरिबियन के अंदर, जिसको यहाँ के वेस्ट इंडीज का। बारबेडोस का बार्ब का मतलब होता है दाढ़ी, जिसकी वजह से उसका नाम बारबेडोस है। वहां पे एक दरख्त होता है, उसकी शाखें जो होती है जमीन तक उसको टच कर रही होती हैं। तो उस दरख्त के ऊपर उन्होंने बारबेडोस बनाया है, दाढ़ी वाला दरख्त जो है उसके ऊपर। तो वो वहां पे मैच था। आपको पता, मैं तो आरजू जितना बल्कि कोई 10% ज्यादा ही भारत की टीम को सपोर्ट करता हूँ दूसरी टीमों से, हर एक से, पाकिस्तान की टीम से भी। क्योंकि आपको पता, मैं जब न्यूयॉर्क में मैच था, मैं तो वहां भी शर्ट पहन के ऐसे गया था जिसके ऊपर आधा झंडा पाकिस्तान का था, आधा भारत का था। और आज भी मैं मैच जो है उसको मैंने बड़ा, और अगले दिन जो मैच गयाना के अंदर था उसको भी बड़े शौक से देखा, एंजॉय करता हूँ। बुमराह मेरे फेवरेट बॉलर हैं वहां पे। विराट कोहली साहब मेरे फेवरेट बैट्समैन हैं। और मैं सबसे ज्यादा, जो बड़ी बात है, मेरे यहाँ पे कोहली बहुत ज्यादा दोस्त हैं। कोहली जिनके लास्ट नेम है, उनमें हिंदू भी हैं, उनमें सिख भी मौजूद हैं। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा, ये खोखर कौम है, खोखरैन, ये उनका लास्ट नेम होता है ज्यादातर का। और इनका मेजॉरिटी का ओरिजिन जो है वो रावलपिंडी, पुठवार है ये इनका ओरिजिन। तो मुझे वैसे भी जो लास्ट ने, अब ये मेरे ऊपर, ये भी इतना मुझे भारत के साथ इतना प्यार है, या सारा मेरा उसके ऊपर रिसर्च होती है हर वक्त। मैं लास्ट नेमों के साथ आइडेंटिफाई करने की हद तक पहुंच जाता हूं, ये किस स्टेट से होंगे, किस ट्राइब से होंगे। तो ये मेरे लिए, मैं समझता हूं, मेरा अपना ये प्यार है भारत के साथ इस वजह से। तो कोहली साहब का मैंने बताना चाह रहा था आपके देखने वालों को भी, कि ओरिजिन जो है इनका, जो इनके एंसेस्टर्स होंगे वो रावलपिंडी साइड से गए होंगे। तो लेकिन मैं बड़ा एंजॉय किया उसमें। हर एक की बाल, पांड्ये साहब जबरदस्त उन्होंने किया। हर एक खिलाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। साउथ अफ्रीका की टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़ा सनसनीखेज था। और मैं यह देखने वाला, मैं खुद ब्लड प्रेशर का मरीज हूं, मैं बड़ा, मेरे लिए सेंटी हो चुका था जो मैच था। और एक एक बाल जो आखिर पे खासकर थी, उसमें मेरे लिए बड़ा, मैं देख रहा था कुछ हमारे स्टेडियम के अंदर जो भारतीय सपोर्टर्स थे, वो तो दुआएं कर रहे थे, प्रे कर रहे थे। मैं देख रहा था, मैं खुद भी वाकई, मेरे लिए बहुत टची था। मैं खुद चाहता था कि भारत की टीम जीते। और उसमें हालांकि मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ, बिलखसूस अगर देखा जाए पर्टिकुलरली
क्योंकि हर खिलाड़ी को देख देख के मैंने आरजू, जब हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जब मैच बेचने शुरू किए थे, तो मैंने क्रिकेट से मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया था। मैं समझता था ये सारा फिक्स है, अब ये क्या होगा। जब T20 आया तो उसमें थोड़ा सा मेरा कुछ इंटरेस्ट बढ़ा, लेकिन अभी भी मैं खासकर अपने पाकिस्तानी जो टीम थी जिसमें 300 पाउंड के बच्चे उन्होंने भर्ती सिफारिशी किए, तो फिर मेरा दिल टूटा एक दफा मुझे, जब मैंने उन प्लेयर्स की तरफ देखा कि ये क्यों है, ये कहां से भर्ती हुए हैं। तो उनमें ज्यादातर के ऐसे उनके रेजमेज में परफॉर्मेंस की जगह उनके बाप के नाम थे। किसी का बाप क्रिकेटर है तो बच्चा क्रिकेटर होना जरूरी है उसका टीम में होना। वो भाईजान जो 300 पाउंड के, वो खुद शर्मिंदा थे, वो खुद जवाब नहीं दे पा रहे थे लोगों को, यार कि टीम में किस तरह आ गया। मैं तो सोच रहा था, कोशिश बहुत जल्दी बाहर भी हो गए सर, बहुत जल्दी बाहर हो गए भाई, सारे सिफारिशी। अगर मुझे तो यूं लगता मैं खुद किसी की सिफारिश कराऊं तो मैं खुद ही खेल लिया करूं यार। मैं तो कई सोचा है पाकिस्तान टीम के हो सकता कैप्टन बन जाऊं मैं कई दफा मेरा दिल करता है इस यार, उससे ज्यादातर खिलाड़ियों से तो मैं अभी फिट हूं इस एज में भी, लेकिन चलो। सर इनको तो चाहिए वो लगान मूवी, आपने देखी है, लगान वाली टीम बुला लेंगे मेरे ख्याल में फिर जीत जाएंगे। अब मेरे ख्याल में अगर मेरा तो मशवरा ये होगा कि आप भाई अपनी इकानमी पे तवज्जो दें। ये जो कौम के ये सिफारशी लौंडे लपाड़े, इनको बाहर ना भेजा करें। आधे तो जाते ही नहीं है वापस। मुझे किसी ने बताया था जापान में आपकी स्विमिंग टीम के 12 बंदे 13 गए, वो सारे के सारे जापान ही रह गए थे, वापस ही नहीं जाते। तो आपको पता है एयरलाइन जो जाती है जहां वो जहाज वापसी पे सिर्फ पायलट ही अकेला होता है, उसके अंदर स्टाफ तो सारा भाग जाता है कनाडा के अंदर, आपने देखा होगा। लेकिन ये एक तवज्जो दें, कंट्री के ऊपर तवज्जो दें। हालात आज के जो चल रहे हैं आपके, खैर आप मशहूर हो चुके हैं दुनिया में कि जिंदा लोगों को आप जला देते हैं, लेकिन कल की एक और खबर भी मेरी नजर मुझे किसी ने भेजा है। एक खातून ने पाकिस्तान क्लेम कर दिया है कि उन्होंने 12 साल से एक जिन के साथ शादी कर रखी। 12 साल से उस खातून ने कहती है मैं जिन के साथ अकेली घर में रहती हूं। मैंने मशवरा देना था मुर्शद पाक का कि फौरन उसको पीटीआई पंजाब का सदर बना दें आप, क्योंकि जिनों के ऊपर तो आप ही का फ्रेंचाइज आपकी है, जिनों वाली। देखिए ना, मैडम पीरनी बुरा महसूस कर जाएगी, फिर क्या करेंगे। उनके पास भी तो 2-4 मुवक्कलात मौजूद हैं जिन्होंने आपको वजीर आज़म बनाया था। तो जिस कंट्री के अंदर औरतें जिनों के साथ शादियां करके रह रहे हो, जहां पे एक खातून शादी के बदले किसी को वजीर आजम बना दे, उस कौम का क्या मुस्तकबिल आप प्रेडिक्ट करेंगे? क्या मुस्तकबिल उसका? कोई मुस्तकबिल नहीं उसका। उसके बारे अब आगे इस पे जो मैं मजीद इसमें खैर बात करना चाहूंगा कि इस वक्त भारत से कुछ बातें आ रही हैं। एक तो मोदी साहब नहीं जा रहे आपके शंघाई कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे हो, और ये पहली दफा है कि वो नहीं जा रहे। दूसरा जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा, जो एक मैं बड़ी पुरुमीद, वेरी अप्रिशिएटिव न्यूज थी कि G20 को उन्होंने वार्न किया है कि अगर आपने यूक्रेन के मसले का हल ना निकाला तो हम अपनी मेंबरशिप कैंसिल कर देंगे, हम विड्रॉ कर देंगे G20 से। इसको कहा जाता है लीडरशिप। रीजन में जब कहते हैं ना कि फर्स्ट इन नेबरहुड और नेबरहुड का और इन चीजों के साथ, इसको कहते हैं लीडरशिप। तो वो एक आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि इन्होंने कहा है G20 ने अगर यूक्रेन का हल ना निकाला, किसी कंसेंसस पे ना पहुंचे, तो हम अपनी मेंबरशिप छोड़ देंगे। तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है उन्होंने, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा। और उसके बाद जो मेरे लिए मैं पिछले 2 दिन से फोकस रहा है अमेरिका का, खासकर एक मजाक था, ये एक पॉलिटिकल ड्रामा था जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की जो आपस में डिबेट थी। एक तो मैं देखने वालों को ये बताना चाहूंगा, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस मुबाहिसे के लिए सारी की सारी शराइत जो थी वो ओबामा और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की थी। दर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप साहब को आप बाजू मरोड़ कर उनको स्टेज पे लाया गया CNN के ऊपर। CNN को हम यहाँ पे लोग कहते हैं क्लिंटन न्यूज नेटवर्क। उसके बाद जो 2 उसके मीडिएटर थे, एक टैपर थे और एक डैना बैश थी, दोनों के दोनों सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक फार लेफ्ट लोग थे। फिर क्वेश्चन भी उनके मर्जी के थे। फिर उन्होंने कई दफा बाइडेन को रेस्क्यू करने की कोशिश की, जब वो अपने वो मम्बलिंग शुरू कर देते थे तो वो कह देते थैंक यू, आगे चले जाते थे। जो स्टेज पे उनके देखा गया कि वो एक रिपोर्ट की तरह आए बाइडेन साहब, और लग रहा था कि हैवीली ड्रग्ड थे। और इससे पहले यहाँ पे मीडिया में आम थी बात कि 16 लोग तैयारी करा रहे थे बाइडेन साहब को।
उसके बाद डिबेट से पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि मैं खुद ड्रग टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, इनका भी ड्रग टेस्ट कराया जाए कि कौन कौन सी ड्रग्स लेके इनको स्टेज के ऊपर चढ़ाया गया। तो ये तकरीर से पहले था, जब उन्होंने जो कुछ टॉपिक जिसमें उन्होंने कवर किए, एक तो उन्होंने इकॉनमी को कवर किया, अबॉर्शन को कवर किया, टेररिज्म को कवर किया, जनवरी 6 को कवर किया, और मैं आखिरी सवाल उनका जो था वो बड़ा मजेदार, उस पर मैं आऊंगा, चाइल्ड केयर को कवर किया। उन्होंने चाइल्ड केयर यहाँ पे $11,000 पर चाइल्ड की कास्ट करती है, जो कई लोगों के आउट ऑफ रीच हो चुकी है। इसमें बाइडन साहब ने हमले काफी किए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जो नर्व्स को टेस्ट करने की कोशिश की कि काश ये मेरे गले पड़ जाएं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़ा कुछ सीख चुके हैं। वो उन्होंने ज्यादातर बदतमीजी नहीं की, बल्कि जो बाइडन ने कई दफा उनको उनको सेक्सुअल प्रेडेटर और इस तरह की चीजें उनसे कही उनको, लेकिन जो सबसे ज्यादा फोकस डोनाल्ड ट्रंप ने रखा, वो उन्होंने रखा कि दुनिया में अमेरिका की इज्जत जो है वो खत्म हो चुकी है, डिग्निटी खत्म हो चुकी है। उन्होंने जो मैं उनके नंबर्स देख रहा था, उन्होंने कहा 18 मिलियन लोग जो बाइडन की वाच के ऊपर बॉर्डर क्रॉस करके आ चुके हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ उनको वोटर्स की नजर से देखते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं, जो मेरे अपनी असेसमेंट है, कि ओबामा का प्लान ये है कि फ्यूचर के अंदर रिपब्लिकन पार्टी खत्म हो जाए, ये सारे इलीगल जो आए हैं इनको लीगल किया जाए, और अमेरिका वन पार्टी रूल बन जाए, जो कि मेरे ख्याल में लग रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन। किस खूबसूरती के साथ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, FBI को अनलीश कर दिया गया है अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के ऊपर। 90 से ज्यादा केसेस हैं, एक केस से पकड़ेंगे, छूटेंगे तो दूसरे में डाल देंगे। कौम जो है वो, बल्कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने स्पीच में कहा कि ये डिबेट होनी नहीं चाहिए थी। डिबेट इसलिए नहीं होनी चाहिए थी कि बाइडन की परफॉर्मेंस ही उनका सबसे बड़ा, उनकी मुश्किल है अपनी परफॉर्मेंस। दुनिया में अमेरिका जलीलो ख्वार है। इस वक्त सऊदी अरेबिया ईरान की सुलह जाके बीजिंग में हुई है। चाइना और रशिया अलायंस जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है। कोई भी जंग जो है वो कंट्रोल में नहीं है अमेरिका के, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार इस चीज का हमला किया कि अफगानिस्तान से जब ये भागे हैं अपने बच्चों की डेड बॉडियां उठा के, उसकी वजह से पुतिन साहब ने इसको अपॉर्चुनिटी समझा। उन्हें पता था कि दे आर नॉट अ फाइटर, दे विल नॉट कम आउट ऑफ अमेरिका, तो उन्होंने जाके यूक्रेन के ऊपर चढ़ गए। इसी तरह हमास इजराइल के ऊपर चढ़ गया। तो दर हकीकत उन्होंने ब्लेम किया कि इस बंदे की वजह से दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के एक धाने पे खड़ी है। उसका उन्होंने ब्लेम दिया बाबा जी जो बाइडन को। अब उसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन बार बार किया गया, और इस वक्त जो है डेमोक्रेट और ओबामा तड़प रहे हैं कि इसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं दिया। मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ा मुदल्लल जवाब दिया है। उनसे कहा गया कि अगर 2024 के इलेक्शंस को आप तस्लीम करेंगे, बार बार उनसे ये क्वेश्चन किया गया। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री और लीगल हुए तो मैं उसका रिजल्ट एक्सेप्ट करूंगा। इस वक्त यहाँ पे आधे से ज्यादा कंट्री समझता है कि इलेक्शन 2020 का उनसे चोरी किया गया था, और इस वक्त कई सिटिंग सेनेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऐलान कर रखा है कि 2024 के इलेक्शंस का रिजल्ट वो नहीं तस्लीम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर दूसरा बंदा समझता है कि इस दफा भी ओबामा कोई ना कोई वारदात डालेंगे और इलेक्शन चोरी करने का कोई तरीकाकार बनाया जाएगा। मैं आपके देखने वालों को यह जरूर बताऊंगा कि अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल साइंस, जमहूरियत के हालात ये हैं कि बराक हुसैन ओबामा पिछले 12 साल से अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। बाइडन की कैबिनेट सारी की सारी हैंड पिक्ड बाय ओबामा। सारे आप गूगल करके देख लें, किसी न किसी से उनके रिलेशनशिप जो है ओबामा से मिलते हैं। टोनी बिल्कन है, जैक सुल्वन है, हमारे लॉयड ऑस्टिन है, जिनका भी नाम देखें तो पीछे से लगता है या उनके एडवाइजर रहे हैं या उनके किसी न किसी ग्रुप में उनको सर्व कर रहे हैं। ओबामा के लिए किया था माजी में। एम्बेसडर जो जितने पिक किए गए हैं बाहर जाने के लिए, वो सारे के सारे हैंड पिक्ड बाय ओबामा। तो देखा जाए तो इस वक्त बराक हुसैन ओबामा हैज बिकम अ किंग ऑफ अमेरिका। अमेरिका हैज बिकम अ सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ अमेरिका। और जिस तरीके से डिक्लाइन में जा रहा है, जिस दिन ब्रिक्स ने अपनी करेंसी निकाली तो हमारा फिर उसके बाद खुदा हाफिज है। मैं तो हो सकता है कहीं न्यू दिल्ली या UAE में कहीं यहाँ से चला जाऊं। तो हालात इस तरह चल रहे हैं।
काश मैं कोई हालात आपके ठीक होते तो मैं पाकिस्तान चला जाता, लेकिन उम्मीद नहीं है। वहां से तो वैसे लोग जान बचा के भाग रहे हैं। आप लोग तो जिसका दिल होता है पकड़ के जिंदा जला देते हैं। आपका तो यहाँ से बैठ के भी हमारे जैसे लोगों को डर लगता है कि वहां पे हालात क्या बिल्कुल। है, वहां पे क्या हालात। मैंने कल परसों एक मैंने मुझे किसी ने भेजा है, आपके एक मिनिस्टर हैं नून लीग के, उन्होंने कहा है कि बच्चे अमेरिका के अंदर कहते हैं अपने हाथों से, मैं खुद भी इस चीज को मैं कई दफा कह चुका हूं कि बच्चों को चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाएं, कंप्यूटर पढ़ें, मैथ पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, ये करें वो करें। लेकिन मुझे किसी ने लाजवाब कल कर दिया आरजू, उन्होंने उस मिनिस्टर साहब का जवाब दिया। उन्होंने कहा जी ये बताएं बच्चे बाहर से बिस्तरा करें जब आधे कंट्री के अंदर बिजली ही नहीं है, बिजली है तो इंटरनेट नहीं है, ऐसा ही है। इंटरनेट है तो उसकी स्पीड नहीं है, तो फिर हम दूसरी दुनिया से किस तरह कनेक्ट होके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखें, हम किस तरह दूसरी दुनिया के साथ इंटरनेट के ऊपर कारोबार करें, क्योंकि हर जो प्रोजेक्ट लिया जाता है इंटरनेट का उसकी डेडलाइन होती है, फिर उसको और किस। सर जिस तरह के बिल आ रहे हैं, आज भी एक कोई पुराने टीवी एक्टर हैं अरशद महमूद साहब, उनको 45,000 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, तो बेचारे कह रहे हैं कि इससे तो मर जाते तो अच्छा था। इस किस्म की बातें लोग कर रहे हैं, इतने लोग परेशान हैं यहाँ पर। इस वक्त पाकिस्तान में जो भी लोग खुश हैं, उनकी आमदन जो है, इनकम है डॉलरों में और पाउंडों में, सिर्फ वो खुश है। दूसरा मैं जो दुख के साथ कहूंगा, आपकी 40% आबादी उनकी डेली इनकम 900 रुपए से कम है। 900 रुपए से मुझे 3 वक्त का खाना जरा बता दें आप किस तरह खाते हैं। लेकिन ये कि फिर मैं क्या करूं इसका। मुझे कल परसों किसी ने क्वेश्चन किया कि क्या ये लोग सड़कों पे निकलेंगे, जिस तरीके से ये आईएमएफ वाली टीम जो है, ये जो आपका 5,000 बंदा जो आईएमएफ का ब्रिटिश एजेंट हैं, जो लूट रहे हैं, जो अपनी मर्जी से बजट बनाते हैं, जो मर्जी से सारा कुछ कर रहे हैं, जो सारा दिन प्राडो और गुची पहन के सारा दिन टिकटॉक के सामने, जो आपके लीडरान सो का, मैं तो लीडर नहीं कहूंगा उनको, तो लीडर नहीं है। लीडरों को कौन लीडर देखें। मैं आरजू आपको मैं अगले दिन मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, गांधी साहब, महात्मा गांधी साहब, महात्मा गांधी साहब उन्हीं लॉ स्कूलों से पढ़े थे जहां से हमारे नेहरू साहब और कायदे आजम साहब पढ़े थे, जहां से हमारे सारे बड़े बड़े लीडर पढ़ के आए थे। उन्होंने उनके कपड़े उतारने की रीजन क्या थी? बल्कि जो मैंने वो जो आर्टिकल पढ़ रहा था उसके अंदर खास कर ये लिखा गया था, गांधी साहब जब जॉर्ज फिफ्थ को मिलने के लिए इंग्लैंड गए थे, तो वहां प्रेस ने उनका किस तरह मजाक उड़ाया था कि ये धोती में ये बंदा किस तरह आया है और ये जॉर्ज फिफ्थ के सामने पेश हुआ है। ब्रिटिश ने माइंड किया था कि ये नंगा आदमी किस तरह ब्रिटिश के सामने पेश हुआ है। जब बाहर निकले उसको मिलके, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही किया गया था कि हाउ वुड यू फील अबाउट इट गोइंग इन दिस ड्रेस इन फ्रंट ऑफ द जॉर्ज द फिफ्थ। उन्होंने कहा था उसको, जर्नलिस्ट को, उसने कहा मेरे और तुम्हारे हिस्से के कपड़े तुम्हारे बादशाह ने पहने हुए थे। तो दर हकीकत देखें, उसी तरह इंग्लिश बोलने की सलाहियत गांधी साहब के पास भी थी जिस तरह की हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब के पास थी। जिस तरह नेहरू साहब रॉयल्टी के साथ पैदा हुए थे, जिस तरह वो इंग्लिश बोलते थे पटर पटर, इस तरह गांधी साहब के पास भी सलाहियत थी, वो भी एक वकील थे। लेकिन उन्होंने कपड़े उतार दिए अपने। वो कहते थे कि मैं गरीब, वो एक मैं बल्कि वो किसी वक्त आपको पूरा बताऊंगा, वो जो वाकया था तमिलनाडु में के अंदर, वो ट्रेन में थे जहां उन्होंने गरीब लोगों को देखा था और उन्होंने कपड़े अपने उतारने की माइंड बना लिया था। तो उसके बाद मैं, मेरे लिए महात्मा गांधी इज इंस्टीट्यूशन, इज एन इंस्टीट्यूट मेरा ख्याल। एक ऐसा लीडर जो कि जिसने कह दिया था कि मैं पाकिस्तान में अपनी जिंदगी गुजारूंगा, जिसको मारा गया मुसलमानों की मोहब्बत की वजह से, सिर्फ एक ही वजह थी कि वो मुसलमानों के लिए, वो भारत के अंदर हर जो भारतीय शहरी था उसके लिए उनके लिए दर्द दिल रखते थे। बल्कि आज भी मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, खासकर आरजू, सिर्फ महात्मा गांधी नहीं, आज भी उनके कई लीडरान हैं जो अपने अपने लिबास में रहते हैं, एक। और दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि जहां भी स्पीच देते हैं अपनी जबान के अंदर स्पीच देते हैं। गांधी साहब को किसी ने, जब मैं उसी का दोबारा बात करना चाहूंगा कि जब इंग्लैंड गए वो, तो किसी ने उनसे पूछा कि आप ये कपड़े क्यों पहनते हो? उन्होंने कहा मैं भारत में रहता हूँ, भारत के कपड़े पहनता हूँ। जब गोरे आते हैं भारत में, वो भारतीयों के कपड़े तो नहीं पहनते, तो मैं इंग्लैंड में आके ब्रिटिशों के कपड़े क्यों पहनूं? लेकिन ये सोच की बात है, सोच की बात है। काश हमारे अंदर ये सोचें आए
आज बल्कि चैलेंज के साथ है। कभी कोई आपका लौंडा लपाड़ा जो जितने पटर पटर ये इस वक्त कहते हैं सियासत नहीं जिहाद है, ये गूगल करके देखें कि भारत के वजीर आजम कहाँ रहते हैं इस वक्त, सारे जो माजी के पुराने उनके वजीर आजम थे। सर आपने गूगल वो करके क्लिप देखा है, सर आपने क्लिप देखा है वो शाहिद आफरीदी के बारे में आजकल चल रहा है, जो वकार यूनुस कह रहे हैं कि वो भारत में गए थे और वहां के एक सीनियर मिनिस्टर जब मिलने के लिए आए तो उन्होंने कहा मैं अभी इतने जोर से हाथ इनका प्रेस करूंगा कि फिर इन्हें पता लगेगा। इस किस्म का एक चल रहा है नहीं, जिसे वो सुनकर यकीनन नहीं, अफसोस होता है कि किस जहन के ये हैं लोग। आरजू उस शहर की बात कर रहे हैं। मुझे दुख हुआ अगले दिन कहते हैं ये अगले दिन इन्होंने वो एक भारतीय खिलाड़ी के ऊपर इल्जाम लगाया किसी ने कि ये बॉल को टैपर कर रहे हैं। इतनी नफरत है आपकी उनके खिलाफ, इतनी नफरत। आपके वो अर्जमाम क्या है जो आपके वो पिछले उनका उनका वो भारतीय खिलाड़ियों के साथ उनकी इतनी नफरत, लेकिन वो करें क्या फिर भी आपके तो आप सिस्टम आपका ऐसा है क्रिएट कर दिया गया कि आपने हिंदुओं के साथ और हिंदुस्तान के साथ नफरत करनी ही करनी है रिगार्डलेस, वो कुछ भी करें आपने नफरत उनके साथ करनी करनी। उधर भी हालत यही है, मैं कई दफा सोचता हूं उधर से भी मुझे सारा दिन मैं कई दफा पढ़ता हूं चीजें तो नफरत, लेकिन इस नफरत से कुछ निकलेगा? मेरा ये क्वेश्चन है इन सब लोगों से, कुछ निकलेगा? कुछ निकला है 76 सालों में? क्या निकला? सिवाय 4 जंगों के कुछ निकला है? नुकसान होता है ना जंग के अंदर, कुछ लोग मारे जाते हैं, कोई आपकी इकॉनमी खराब हो जाती है, कुछ जंगी कैदी बन जाते हैं, एक ड्रामा होता है, नुकसान ही नुकसान है, जंगों में फायदा कोई नहीं। और दूसरा माओ ने कभी सोचा है कि जिन माओ के बच्चे मारे जाते हैं, जिन बीवियों के हस्बैंड मारे जाते हैं, जिन बच्चों के बाप मारे जाते हैं, और आप मजे लेते हैं, ये मजा ही लेना है ना, नफरत एक दूसरे का नफरत का इजहार करना, और वो भी रिलीजन बेसिस पे, उसको कहना यार ये हिंदू है, ये सिख है, ये फला है, ये फला। इसमें से कभी मैंने इसमें से कुछ निकलते आरजू नहीं देखा। दुनिया का हर इंसान अच्छा पैदा हुआ है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करें तो आपको रिस्पेक्ट बैक देता है, मेरी नजर। बिल्कुल ऐसे ही मेरा जाती एक्सपीरियंस, मैंने अमेरिका देखिए, मेरा माइंडसेट भी यहाँ आके तब्दील हुआ है। मैं पाकिस्तान में होता तो शायद मैं भी उतनी ही नफरत करता जितने इस सर वक्त। मैं पाकिस्तान में हमेशा रही हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी या मेरे टीचर्स ने कभी मुझे नहीं सिखाया कि नफरत नहीं करनी है या आपको किसी भी टीचर रिलीजन से नहीं, या उसमें किसी दो भी दो कंट्री से। वजूहात दो वजूहात हैं उसकी वजह से। आप एक तो आपके आपके जो आबाओ अजदाद थे कुछ पढ़े लिखे होंगे, लाजमी अंडरस्टूड है। आपने अपने वाले साहब का मुझे बताया था, इज एन एजुकेटेड पर्सन। फिर आप बड़े शहरों में रही हैं, कराची में ओपन माइंडेड लोग हैं, लोग ज्यादातर तालीम एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपको बताता है कि नफरत किस हद तक करनी है, मोहब्बत करनी है किसी से तो किस तरह करनी है। ये आपकी तालीम आपको बताती है कि जज्बों को नफरत भी करनी है तो एक लिमिट में, किसी के मुंह पे किसी की बदतमीजी नहीं करनी। जो एक तालीम याफ्ता बंदा नहीं होता वो मुंह पे ही फेंकता है, वो उसके फीलिंग, उसके अपनी को फीलिंग्स नहीं होती। क्योंकि मैं सोच नहीं सकता, तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि किसी की दिल आजारी करूं और वो भी उसके मुंह के ऊपर करूं, बिल्कुल। और शायद सर एक वजह यह भी है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ वहां पे हर रिलीजन के स्टूडेंट्स थे और मैं उन्हीं के साथ बड़ी हुई हूँ, छोटी सी क्लास से लेके और मैट्रिक तक मैं वहीं रही हूँ। तो शायद वो 10-12 साल जो मैंने उनके साथ गुजारे, तो इस वजह से भी मेरे अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है। दूसरा मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर नफरत की एक सबसे बड़ी वजह यह है, मैंने जो देखा है, क्योंकि माइनॉरिटीज आपने वहां से सारी भगा दी, वो भाग गए, डर के बेचारे भाग गए सारे। तो आपको पता ही नहीं कि दूसरे रिलीजन के साथ हार्मनी के साथ किस तरह रहना है। आपको ये बता ही नहीं सका कि रिलीजन इज योर पर्सनल मैटर, इट हैज नथिंग टू डू विद योर प्रायोरिटीज, नथिंग टू डू विद इट। बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूं ना कि मेरे तो दोस्त सारे सिख और हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, आपके अहमदी यहां मेरे कई दोस्त हैं। मैं तो आज तक इस चीज को किसी को ये बैरियर रखा ही नहीं है कि इस बेस पे मैंने किसी इंसान को जज करना है। होना भी नहीं चाहिए सर, बिल्कुल। क्योंकि हाँ। और यही मैं प्रीच करने की कोशिश भी मुसलसल यही कर रहा हूं। कई लोग कहते हैं यार कि आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हो, चले क्या फर्क पड़ता है, किसी ना किसी ने तो करना ही होता है ना, वरना तो फिर सारी सोसाइटी ऐसी हो जाए। अगर मारने थप्पड़ों से गालियों से अगर चलता होता काम, तो फिर ये पहले देखे ना, किसी ने एक चीज चलाई थी, अमन की आशा थी, वो खत्म हो गई, बंद हो गई आगे पीछे, लेकिन किसी न किसी ने वो टार्च लेके आगे चलते रहना है, किसी न किसी ने बिल्कुल ऐसा ही है। किसी लेकिन ने सर एससीओ की मीटिंग को क्या कहेंगे आप, जिसको डॉक्टर जयशंकर जो है वो लीड कर रहे हैं? देखिए, डॉक्टर जयशंकर साहब ना सिर्फ एससीओ जा रहे हैं, कतर भी जा रहे हैं, और वो आपने देखा होगा कि मुसलसल इस वक्त मैं समझता हूं कि भारत की गुडविल जो है उसको अगली स्टेज पर लेके जाने का सारा सेहरा जो है वो डॉक्टर जयशंकर की जाता है।
डॉक्टर जयशंकर इज स्टेट्समैन, नॉट ओनली अ स्टेट्समैन, जितने डिप्लोमेसी में जो कुछ उन्होंने सीखा, फिर जो मेरा उनके साथ, मैंने उनकी स्पीचेस सुनता रहता हूं, उनके बाद फिर मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, तो ही इज अ स्टेट्समैन। और मैं समझता हूं कि भारत इज लकी इन दिस रिगार्ड कि उन्हें लीडरशिप और अच्छी मिली, और उस लीडरशिप ने अच्छी टीम बनाई। देखिए ना, लीडर के अंदर कई सलाहितें होती हैं, टीम बिल्डिंग, फिर लोगों की बातें सुनना, लेकिन कौमी मुफाद में फैसले करना। हमें अफसोस है कि हमें अच्छी टीम मिलती नहीं है। हमें अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि बहुत दुख के साथ कहूंगा, हमें आज तक लीड कर ही नहीं कुछ सका, क्योंकि हमारे लोग नेशनलिस्ट नहीं है, हमारे लोग नेशनलिस्ट नहीं। आपके जब तक आप देख लें, आपकी रूलिंग एलीट सारी की सारी बाहर से जाती है, आपकी सारी की सारी लीडरशिप जो है वो लंदन बेस है। आपका हर रिटायर होने वाला अफसर फौरन भाग के लंदन चला जाता है, क्योंकि उसके बच्चे पहले ही वहां बैठे होते हैं। मैंने आपको मैंने एलानिया कह देता हूं कि आज आप डुअल सिटीजनशिप के ऊपर पाबंदी लगा दें, आज आप अपने सरकारी मुलाजमों के और सियासतदानों के बाहर जाने पर पाबंदी लगा दें, 90% इश्यूज आपके ठीक हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, और होना भी यही चाहिए। लगा दें कि जो की पोजीशंस हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनमें इंक्लूडिंग आपके वजीर हैं, आपके ब्यूरोक्रेट हैं, ये फॉरेन कंट्रीज के अंदर अपने अकाउंट नहीं रख सकते और ये मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। आई गारंटी यू 90% प्रॉब्लम आपके साथ हो जाए। इस वक्त आपके सिटिंग कई जजेस ऐसे हैं, सिटिंग जजेस, हायर से हायर और लोअर से लोअर कोर्ट के अंदर, उनके बच्चे फॉरेन सिटीजन, उनके बच्चे बाहर बैठे हैं। तो वो किस तरह मुखलस होंगे आपके साथ? वो पाकिस्तानी मसाइल को किस तरह समझ पाएंगे जब उनकी आंखें, वो तो घंटे गिर रहे हैं अभी, किसी तरीके से यहां से निकलें तो रिटायर होकर जाएं, टोरंटो में जाके बैठ के काफी पिया करें। यही इंतजार करते हैं। सबसे बड़ा आपकी तबाही का सबसे बड़ा जो है सीक्रेट यही है कि आपका जो भी वजीर आजम आता है, वो आता लंदन से है, जाता भी लंदन में। आपकी सारी ब्यूरोक्रेसी लंदन टोरंटो, लंदन टोरंटो, आप पता, और हर एक इंसान को पता है हमारी कमजोरियां क्या है। दुख ये होता है कि हर एक को पता होने के बावजूद उसका हल नहीं निकाल पा रहे, उसका हल नहीं निकाल पा रहे। और इसलिए कि जिन्होंने हल निकाला है वो खुद भी उसी लाइन में खड़े हैं, शायद इसकी वजह ये होगी। लेकिन इसमें आरज़ू, इसमें हमारा इशू जो है वो हमारा कुछ डीएनए है। हमने आज तक, हमारे ऊपर जो भी जालिम जुल्म करने आया है, हमने आज तक उसके सामने लेट कर उससे कंप्रोमाइज किया। आज की बात आप बल्कि आखिरी उसमें टॉपिक छोड़ा सा रह गया आपका, जो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा अफगानिस्तान में हम घुस के भी मारेंगे, तो हम ये भी करेंगे, तो हम वो भी करेंगे। तो अफगानिस्तान की हिस्ट्री ये है कि एक वाहिद मुल्क था जिसने 1947 में शुरू से ही पाकिस्तान को एक्सेप्ट ही नहीं किया था, और शुरू से पाकिस्तान के साथ उन्होंने दुश्मनी रखी, और उनकी सरजमीन हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। और आज अफगानिस्तान के अफगानी रहने वाले आपसे बंगालियों से ज्यादा नफरत करते हैं। बिल्कुल, मैं इसको ब्लेम करूंगा आपकी रूलिंग एलीट को, जो कि कंफ्यूज्ड है। कभी कहते हैं अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान दोनों इकट्ठे हैं, हालांकि दहशतगर्द है, उसका क्या ईमान है? जिसने पैसे दिए वो बड़ा धमाका कर देंगे, लेकिन यही आप समझ नहीं पाए। आपको हिलरी क्लिंटन कह के आई थी कि अपने बैकयार्ड के अंदर सांप पालने वालों को ये नहीं पता कि सांप आपके अपने गले भी पड़ जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ट्रू कह के आई थी। आज भी आप उन्हीं मसाइल में घिरे फंसे हैं। आज भी आपका एक सूबा है, आज मैं किसी की स्पीच सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था जी, अगर अफगानिस्तान में के हालात खराब हैं तो आपके हालात खराब हैं, अगर अफगानिस्तान पीसफुल है तो आप पीसफुल हैं। तो अगर इतने आप इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, और आपने पिछले 30 साल आपने अपनी कौम तबाह कर दी अफगानिस्तान की वजह से, डॉलरों की वजह से, सिर्फ एक मूजब था, यहां से वहां से स्मगलिंग होती है, वहां से ड्रग्स आती हैं, वहां से दहशतगर्दी आप जिसमें खुद इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीजों से आपने पैसे बनाए हैं, और आप मुसलसल बना रहे हैं उससे पैसे। आप तिजारत नहीं चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं, दहशतगर्दी कभी आप पॉलिटिकल बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, कभी उनके खिलाफ जाते हैं, कभी उनके साथ जाते हैं, कभी आप वेस्ट को डराते हैं उससे, कभी कुछ करते हैं, लेकिन आप खुद दुकानदार हैं। मैं इसका हल क्या बताऊं? आप खुद चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाया जा सके। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसके जिम्मेदार ये लोग खुद ही हैं जो पाकिस्तान चला रहे हैं, क्योंकि वो ये ठीक करना ही नहीं चाहते। इनको ऐसे ही लोग पसंद है कि परेशान हाल लोग फिरते रहे। बहुत शुक्रिया सर, आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।